एक अधिक जरूरी काम हाथ में होने के कारण जायन जानता था कि राक्षस कोर्ट डेमन कोर्ट पर शोधन करने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ को एक पलटकर उसे अलग रख दिया। फिर उसने अपनी 3 खाली आत्मा थैलियों स्पिरिट पाउचेस को हवा में उछाला और स्वर्ण भक्षण बीटल गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स की ओर इशारा किया। वे चीखे और तुरंत 3 अलग अलग बादलों में बढ़कर आत्मा जानवर थैलियों में वापस चले गए। बीटल वापस आने के बाद जायन ने मानसिक रूप से 36 बांस क्लाउड स्वर्ण तलवारों बैम्बू क्लाउड्स वॉर्म सॉर्ड्स को अपनी आस्तीन में वापस बुलाया, जिससे झील को घेरने वाला और ये तलवार गठन और एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन भंग हो गया। चलो फल तोड़ें और जल्दी करें। मुझे नहीं पता कि मायावी गठन अलूजन फॉर्मेशन भूत आत्मा संप्रदाय गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के खेतीकारों को कितनी देर के लिए रोक पाएगा। जायन फिर एक नीली रोशनी की लकीर बनाते हुए झील के पार उड़ गया। ज़ियारा लिन ने ये देखकर उसका पीछा किया और दोनों पौधे से 6 मीटर ऊपर पहुंच गए। पौधे पर अपनी नजर दौड़ाने के बाद जायन ने सिर मुड़कर ज़ियारा लिन से कहा, आप पहले आगे बढ़कर उन्हें तोड़ें, लेकिन सावधान रहें। ये आत्मा फल काफी विचित्र हैं। आपको इन्हें लकड़ी गुण वुड एट्रीब्यूट वाली सामग्री में रखना होगा, अन्यथा इनकी औषधीय शक्ति अगले कुछ दिनों में नष्ट हो जाएगी। चेतावनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जायन, मैं सावधान रहूंगी। ज़ियारा लिन ने अपनी उत्तेजना को जबरदस्ती दबाया और जायन की ओर मुस्कुराए। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आस्तीन हिलाई और अपने हाथ में एक गहरे हरे रंग का बक्सा बुलाया। फिर अपने हाथ की एक झलक के साथ एक सफेद धब्बा चमका और एक फल बिना किसी निशान के गायब हो गया। लकड़ी का बक्सा पहले से तैयार था और उस महिला के हाथ में था। सफेद धब्बा बक्से में उड़ गया, जिसमें एक आत्मा किंडल फल था। उसने बक्से का ढक्कन बंद किया और एक लंबी सांस ली, फिर उसे अपने भंडार पाउच में रख लिया। क्या हुआ? क्या ज़ियारा लिन दूसरा फल नहीं लेंगी? जब जायन ने देखा कि उसने केवल एक ही लिया, तो वह दंग रह गया। ज़ियारा लिन ने एक मधुर मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाई जायन की दया के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन एक ही पर्याप्त होगा। जानकारी प्राप्त करने के अलावा मैंने इस स्थान को खोजने में बहुत कम किया। ये सब भाई जायन की क्षमताओं के कारण था कि मैं इस फल को प्राप्त कर सकी। हालांकि मेरी आपसे कुछ मित्रता है, फिर भी मैं फलों का समान हिस्सा आपसे नहीं ले सकती। भाई जायन को शेष फल लेने चाहिए। आखिरकार प्रकृति मूल गोलियों नेचर ओरिजिन पिल्स में शोधित होने के अलावा इन फलों का उपयोग आपकी खेती को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। जायन उसके ऐसे विनम्र शब्दों को सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। सच कहूं तो हालांकि वह बिखरे तारा समुद्र स्कैटर्ड स्टासीज में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और वह उस सबसे सुंदर महिला थी जिसे उसने देखा था, वह काफी चालाक भी थी। लेकिन उससे एक एक्सक्विजिट साउंड संप्रदाय एक्सक्विजिट साउंड सेक्ट छीन लेने के बाद उसके स्वभाव में बुरा बदलाव आ गया था और परिणामस्वरूप जायन ने उससे दूरी बनाए रखी थी। अब जब उसने तर्क के साथ बात की, चाहे उसके शब्द ईमानदारी के हों या जानबूझकर गणना किए गए हों, जायन का उसके बारे में प्रभाव बहुत बेहतर हो गया। एक सांसारिक आत्मा फल के सामने अपने लालच को रोकना आसान काम नहीं था। चूंकि ज़ियारा लिन ने ये कहा है, तो मैं विनम्र नहीं होऊंगा। जायन ने सिर हिलाया और अपने भंडार पाउच पर थप्पड़ मारा। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ उसके हाथ में एक लकड़ी का बक्सा प्रकट हुआ जो उसने पहले से तैयार किया था। उसने अपने मुक्त हाथ से बक्से को खोला और उसमें से नीली रोशनी चमकी। 3 आत्मा किंडल फल कांपे और नीली रोशनी से बंद कर बक्से में खींच लिए गए, गिरने से पहले। बक्से को सुरक्षित रूप से अलग रखते हुए जायन ने कहा, चलो, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। हमें नहीं पता कि भूत आत्मा संप्रदाय को हमें ढूंढने में कितना समय लगेगा। हालांकि मुझे उनसे लड़ने का कोई डर नहीं है, लेकिन गोलियों को जल्दी शोधित रिफाइन किया जाना चाहिए। ज़ियारा लिन ने अपने होंठ भींचे और कहा, जरूर, फल ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। हालांकि हम उस रास्ते से वापस नहीं जा सकते, अन्यथा हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम एक दिशा चुनें और कुछ 1000 किलोमीटर दूर एक गुप्त क्षेत्र ढूंढें जहां गोलियां शोधित की जा सकें? जहां तक सवाल है, ये निश्चित रूप से भाई जायन पर निर्भर करेगा। कहाँ जाना है? जायन ने त्वरा सिकोड़ा और अपने आसपास देखा। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने अपने भंडार पाउच पर थप्पड़ मारा। उसके हाथ में रेशम का एक घिसा पिटा टुकड़ा प्रकट हुआ, शैतानी घाटी डेविल फॉल वैली का नक्शा जो जायन को नीली रेशम कीड़े के वस्त्रों से मिला था। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और अपने आसपास की स्थिति और स्थान को मापा और आश्चर्य का भाव प्रकट किया। इस रेगिस्तान की स्थिति नक्शे पर चिन्हित क्षेत्र से बहुत दूर नहीं थी। उन्हें 2 दिन के समय में वहां पहुंचना चाहिए। नक्शे पर बने उस स्पष्ट निशान को देखने के बाद जायन विचारमग्न हो गया। ये देखकर कि जायन ने तुरंत जवाब नहीं दिया और इसके बजाय कपड़े के एक मोटे टुकड़े को देख रहा है, ज़ियारा लिन जिज्ञासु हो गई। लेकिन चूंकि वह समझदार थी, उसने जायन के निर्णय लेने तक चुपचाप प्रतीक्षा करने का फैसला किया। मेरे पीछे आइए, हम पहले दवा की गोलियां शोधित करेंगे, फिर कुछ और तय करेंगे। ये कहते हुए जायन ने नक्शा अलग रख दिया। फिर उसने अपने पीछे के पौधे की ओर देखा और त्वरा से कुड़ी।
अपने हाथ की एक काट के साथ नीली रोशनी की एक किरण चमकी और उसकी एक टहनी काट दी, लेकिन जैसे ही टहनी जमीन को छुई, वह तुरंत मुरझा गई और राख में बदल गई। जायन की आंखों में एक अफसोस की झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्ड सच थे। आत्मा किंडल फल का पेड़ अन्य पेड़ों से अलग था। यह उन कुछ आत्मा जड़ों में से एक था जिन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। कोई भी प्रयास पेड़ की तत्काल मृत्यु का कारण बनता। बिना किसी और हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ उठाया और प्रकाश की एक किरण में वायु सवारी रथ को छोड़ा। दोनों रथ पर सवार हो गए और प्रकाश की चमक के साथ उड़ान भरी, आकाश में से गुजरते हुए जब तक कि वे केवल एक सफेद बिंदु दिखाई न देने लगे। उड़ान भरने से पहले जायन ने पहले ही योजना बना ली थी कि वह पहले कहीं जाकर प्रकृति मूल गोली नेचर ओरिजिन पिल को शोधित करेगा और जल्दी से गोली की औषधीय शक्ति का उपभोग करेगा। ये करने के बाद वह फिर नक्शे को देखेगा और गुप्त खजानों की तलाश करेगा। नक्शे द्वारा प्रकट किए गए कोई भी खजाने असाधारण होंगे, देखते हुए कि नक्शा कितना रहस्यमय था। जब तक ये बहुत खतरनाक न हो, जायन नक्शे पर चिन्हित क्षेत्रों पर जरूर जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद भूत आत्मा संप्रदाय के खेतीकारों का दल उद्यान पर पहुंचा। हालांकि झील बर्फ में बदल चुकी थी और झील के केंद्र में स्थित पौधे पर कोई फल नहीं था। भूत आत्मा संप्रदाय के शिष्यों ने ये देखकर निराशा से एक दूसरे की ओर देखा। एल्डर जोंग का चेहरा विशेष रूप से पीला पड़ गया। उसी समय जायन पहले ही नक्शे पर चिन्हित क्षेत्र की ओर 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुका था। जल्द ही वे रेगिस्तान छोड़कर एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जिसमें अलग अलग ऊंचाइयों के पीले हरे पठार थे। जायन नई दृश्य को देखकर आश्चर्य की सांस नहीं रोक सका। शैतानी घाटी में इसके हर कोने के लिए अलग अलग भूभाग शामिल थे। ऐसा लग रहा था मानो घाटी में मौजूद हर इलाका मौजूद था। आधे दिन बाद जायन ने वायु सवारी रथ को आगे बढ़ाया और अंततः एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गया। ये देखकर कि ये पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं थे, जायन पहाड़ी श्रृंखला में 100 किलोमीटर गहराई तक गया और अंततः एक छोटे साधारण पहाड़ के ऊपर रुक गया। जायन पहाड़ के बगल में कम ऊंचाई पर तैरता हुआ बोला, साथी ज़ियारा लिन, हम आ गए हैं। हम अलग अलग अपनी गोलियां शोधित करेंगे। मैंने पहले ही यहाँ अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस को दोहराया है और यहाँ कोई प्राचीन प्रतिबंध या आकाशीय विदार नहीं होना चाहिए। ज़ियारा लिन ने इधर उधर देखा और तुरंत मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत धन्यवाद भाई जायन। तो मैं पहले निकलती हूँ। फिर वह एक पास के पहाड़ पर उड़ गई और अपनी दवा की गोलियां शोधित करने की तैयारी में अपना खुद का छिपा हुआ गुफा निवास बनाने लगी। जब जायन ने उसे अपने पहाड़ में गायब होते देखा तो वह वायु सवारी रथ की ओर धुंधला गया। 10 मीटर दूर खड़े होकर उसने एक मंत्र संकेत में हाथ जोड़े और रथ की ओर इशारा किया। जैसे ही यह सिकुड़ा और उसकी आस्तीन में वापस आ गया, वह अपने सामने एक छोटे पहाड़ की ओर उड़ गया। जल्द ही जायन ने अपनी दर्जनों उड़ने वाली तलवारों से एक साधारण गुफा निवास बना लिया। उसने प्रवेश द्वार के बाहर एक छोटे पैमाने पर जादुई गठन की व्यवस्था की, इससे पहले कि वह गुफा निवास में प्रवेश करे। उसने अप्रत्याशित आश्चर्य से बचाव के लिए गुफा के प्रवेश द्वार पर 8 कोर फॉर्मेशन ग्रेड कठपुतलियों पपट्स को भी पहरेदार के रूप में खड़ा किया। ये काम पूरा करने के बाद जायन को आखिरकार राहत महसूस हुई और वह एक सुरक्षित कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने भंडार पाउच को हवा में फेंका और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से प्रकृति मूल गोली के लिए तैयार किए गए कई सामान बाहर निकाले, उन्हें सफेद धुंध में फर्श पर गिरा दिया। जल्द ही जायन ने उस लकड़ी के बक्से को बुलाया जिसमें आत्मा किंडल फल के साथ एक अनूठा नीला कड़ा कॉलड्रन था। दोनों उसके सामने तैर रहे थे। जायन ने उन्हें घूरते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी और गहरी सांस लेकर जमीन पर बैठ गया। हालांकि यह पहली बार होगा जब वह प्रकृति मूल गोली का शोधन करेगा, लेकिन उसे गोली शोधन तकनीकों में उत्कृष्ट प्राप्तियां मिली थीं और वह पहले से ही इस काम के लिए तैयार था। इसके अतिरिक्त जायन ने शैतानी घाटी की अपनी यात्रा के लिए विशेष तैयारी की थी। उसके कई आत्मा किंडल फल होने के अलावा उसके पास प्रकृति मूल गोली के लिए बहुत सारी अतिरिक्त सहायक सामग्री थी, जिससे वह बिना किसी हानि के कुछ बार असफल हो सकता था। जहां तक सवाल है कि क्या ज़ियारा लिन आत्मा किंडल फल को प्रकृति मूल गोली में शोधित करने में सक्षम होगी या नहीं, जायन पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं था। उसने अपनी गोली शोधन तकनीकों को कभी उसके सामने प्रकट नहीं किया था। हालांकि चूंकि उसने केवल एक आत्मा फल लिया था, वह अपनी सफलता पर आश्वस्त लग रही थी। इस विचार के साथ जायन ने अपनी नजर अपने सामने घूमते हुए छोटे कड़ाह पर केंद्रित कर दी। उसने अपना मुंह खोला और नेसेंट फ्लेम की एक धारा बाहर फेंकी। ये कड़ाह के चारों ओर एक बार लिपटी और फिर इसके केंद्र में प्रवेश करके उबलती हुई लपटों के साथ इसे प्रज्वलित कर दिया। नेसेंट फ्लेम छोटे नीले कड़ाह के भीतर टिमटिमाए और उसने गर्मी की झलक छोड़ी, जिससे कमरे का तापमान तेजी से बढ़ गया। जायन की आंखों में एक ठंडी चमक आए और उसने अपना हाथ उठाया, कड़ाह पर एक जादुई मुद्रा स्पेल सील मारी। फिर एक हल्की ध्वनि के साथ कड़ाह से नीली रोशनी उठी और उसके चारों ओर उड़ने लगी, जिससे कड़ाह हवा में तैरने लगा।
इसके साथ जायन ने एक वर्गाकार जेड बॉक्स की ओर इशारा किया और वह चुपचाप खुल गया, जिसमें कई इंच लंबा एक कुछ हद तक सपाट और गोल पिच काला तना स्टॉक प्रकट हुआ। जायन ने तने को एक क्षण के लिए देखा और उसकी ओर अपना हाथ लहराया, उसे बॉक्स से बाहर बुलाकर अपने से 3 मीटर की दूरी पर हवा में पकड़ लिया। फिर उसने उस पर इशारा किया और नीली रोशनी की एक चमक में तने का 5वां हिस्सा काट दिया। जैसे ही उसने अपनी आस्तीन झाड़ी, नीली रोशनी का एक बादल निकला और कटे हुए तने के टुकड़े को उठाकर छोटे कड़ाह में डाल दिया। इसके बाद उसने शेष टुकड़े पर एक जादुई मुद्रा मारी और उसे वापस बॉक्स में सील कर दिया। जायन ने इस पर और ध्यान नहीं दिया और एक लंबे लकड़ी के बॉक्स की ओर इशारा किया, उसे खोलकर एक चमकता हुआ हरा आत्मा जड़ी बूटी स्पिरिट अर्ब का तना प्रकट किया। उसने पिछली सामग्री की तरह ही कड़ाह के लिए तलवार की रोशनी से एक छोटा टुकड़ा काटा। जायन ने फिर प्रकृति मूल गोली नेचर ओरिजिन पिल के सूत्र के अनुसार विभिन्न सामग्रियों की उचित मात्रा काटकर कड़ाह में डालना जारी रखा। अंततः आत्मा किंडल फल का उपयोग करने का समय आया और जायन ने फल का 1/4 हिस्सा काटकर कड़ाह में डाल दिया। जायन ने फिर तैरते हुए कड़ाह की ओर इशारा किया और उसके ढक्कन को मजबूती से बंद कर दिया, उसे कसकर बंद कर दिया। जायन ने शोधन प्रक्रिया के अगले भाग को शुरू करने से पहले एक सांस ली। उसने अपना मुंह खोला और नीली नेसेंट लॉ की एक धारा थूकी, कड़ाह को भड़कती हुई लपटों में लपेटा और कमरे के तापमान को और बढ़ा दिया। छोटे कड़ाह को घूरते हुए जायन ने लगातार अपनी उंगलियां चलाईं, उस पर एक के बाद एक जादुई मुद्राएं लॉन्च कीं। जल्द ही कड़ाह से गरजने की आवाजें गूंजने लगीं, जो और भी तेज होती गईं। जायन ने ये सुनकर त्वरा से कुड़ी और वह अंतराल पर विभिन्न हाथ के संकेत बनाने लगा। परिणामस्वरूप गरजने की आवाजें भी बदलने लगीं, एक पल कम और दूसरे पल बहरे करने वाली। जायन का भाव कड़ा हो गया क्योंकि उसकी आंखों में नीली रोशनी टिमटिमाई और वह कड़ाह के अंदर क्या हो रहा है, इसकी जांच कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतने के साथ जायन पूरी तरह से स्थिर और भावशून्य बना रहा। जब जायन गोली के शोधन में व्यस्त था, भूतात्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का दल अंततः बेसिन में विशाल वेदी ऑल्टर के शीर्ष पर चढ़ गया था। यह अज्ञात था कि प्राचीन खेतीकारों ने वेदी की सीढ़ियों पर इतने विचित्र प्रतिबंध क्यों लगाए थे, जहां वे शीर्ष के करीब पहुंचने पर अपने शरीर पर तेजी से बढ़ते बोझ का अनुभव करते थे। परिणामस्वरूप जब दल मध्य भाग में पहुंचा तो वे रेंगने लगे। उन्हें शीर्ष तक पहुंचने में एक पूरा दिन लग गया, जबकि मध्य भाग तक पहुंचने में उन्हें 4 घंटे लगे थे। रास्ते में उन्हें अपनी जादुई शक्ति को ठीक करने के लिए आधे दिन तक आराम भी करना पड़ा। नेसेंट सोल खेतीकारों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 3 कोर फॉर्मेशन शिष्य मुश्किल से शीर्ष पर पहुंच सके। अंतिम दर्जनों सीढ़ियों पर उन्हें लगा मानो हर कदम पर 500 टन का वजन उन पर लदा हो। वे केवल अपनी हर औंच ताकत जुटाकर ही धीरे धीरे चल पा रहे थे। जाहिर है ये यात्रा वेवुया के लिए सबसे आसान थी। शुरू से ही प्रतिबंध का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और वह पूरी तरह से उदासीन दिखता था। जहां तक अन्य 2 नेसेंट सोल खेतीकारों का सवाल था, यहां तक कि वे भी उन अंतिम सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए संघर्ष करते थे और उनके चेहरे विकृत हो गए थे। जाहिर है प्रतिबंधों के दौरान वेवुया की सहज उपस्थिति ने वांग तियानशिंग, भूतात्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख, पर एक गहरी छाप छोड़ी और वह उसे और भी अधिक सम्मान देने लगा। हालांकि खेतीकारों के दल की अलग अलग खेती थी, वांग तियानशिंग ने बिना रुके वेदी के शिखर तक पहुंचने का प्रयास किया। जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचा, उसने अचानक महसूस किया कि अत्यधिक दबाव पूरी तरह से गायब हो गया है। जहां तक भूतात्मा संप्रदाय के शिष्यों का सवाल था, वे जब अंततः शीर्ष पर पहुंचे तो राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने अपने शरीर को रोशनी से बचाया था, फिर भी उन्हें दबाव के तहत अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, मानो उनके शरीर नश्वर मॉर्टल्स थे। यह एक अनुभव था जो उन्हें बहुत दिनों बाद हुआ था। शायद ही कभी कोई खेतीकार चलने के तनाव से दर्द महसूस करता। वांग तियानगो और अन्य नेसेंट सोल खेतीकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय इधर उधर देख रहे थे। वेदी का शीर्ष 300 मीटर से अधिक चौड़ा था और यह चमकती हुई सफेद जैद ईंटों से निर्मित था। केंद्र में एक बलिदान की मेज ऑफरिंग टेबल थी जो 20 मीटर से अधिक लंबी थी और गहरे हरे जैद से सुंदरता से बनी थी। बलिदान की मेज के अलावा वेदी के प्रत्येक कोने में 30 मीटर ऊंचे 4 पत्थर के स्तंभ स्टोन पिलर्स थे। पत्थर के स्तंभों पर ताबीज अक्षर और मंत्र घने रूप से उकेरे गए थे जो प्राचीन और गहरे प्रतीत होते थे। स्तंभों के शीर्ष पर पत्थर के किरीन चीलन की मूर्तियां थीं जो जीवंत विस्तार के साथ अनूठी रूप से तराशी गई थीं और चमक रही थीं। ये कुछ चीजें एक पल में देखी गईं। वेईवुया ने इन वस्तुओं में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं देखा और उसने वांग तियानशिंग की ओर एक नजर डालने से पहले त्वरा से कुड़ी। संप्रदाय प्रमुख अपने हाथ पीठ के पीछे किए आकाश की ओर देख रहा था, मानो वह कुछ दिलचस्प देख रहा हो। वेईवुया जिज्ञासु हो गया और उसने आकाश में एक लाल विस्तार की ओर उसकी नजर का पालन किया। कम ऊंचाई का एक क्षेत्र विभिन्न रोशनियों से चमक रहा था। इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणों के अलावा इसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। जोकर मास्टर वांग, हम आ गए हैं। आत्मा ईथर उद्यान स्पिरिट ईथर गार्डन का प्रवेश द्वार कहाँ है? वेईवुया ने सीधे सीधे पूछा।
वांग तियानशिंग ने शांत भाव से उत्तर दिया, अधीर न हो साथी दाओवेई। आत्मा ईथर उद्यान का प्रवेश द्वार एक प्रतिबंध द्वारा छिपा हुआ है। इसे भंग करने की विधि केवल स्क्रॉल में मौजूद आत्मा को पता है। हमें उसे बुलाना होगा। वेई वुया का भाव बदल गया, तो ऐसा ही था। आपने मास्टर कैंगकुन के देहधारी डॉपलगैंगर के साथ समझौता कर लिया है। वांग तियानशिंग हंसा और बोला, साथी दाओवेई काफी समझदार हैं। मैंने उसके साथ एक समझौता किया है। कृपया धैर्य रखें, मैं उसे बुलाता हूँ। उसने अपनी आस्तीन में हाथ डाला और एक चांदी सफेद स्क्रॉल निकाला। वांग तियानगु का भाव बदला और वह चुपचाप पास चला आया। उसी क्षण वांग तियानशिंग ने स्क्रॉल को खोला और चांदी की रोशनी की एक गेंद उड़कर बाहर आ गई, जिसने एक कन्फ्यूशियन विद्वान कन्फ्यूशन स्कॉलर की छवि को साकार किया। बुरा नहीं, यही जगह है। मुझे नहीं लगता था कि वास्तव में कोई दिन आएगा जब मैं वापस लौटूंगा। मास्टर कांगकुन के देहधारी की साकार आत्मा ने उत्साह के साथ इधर उधर देखा, पास में खड़े किसी अन्य व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया। वांग तियानशिंग ने कन्फ्यूशियन विद्वान को ठंडी नजरों से देखा और भावशून्य स्वर में कहा, जैसा कि तय हुआ था, मैंने आपको वेदी तक ला दिया है। अब आपको अपने समझौते को पूरा करने और आत्मा ईथर उद्यान के मार्ग को खोलने का समय आ गया है। आपने मुझे पहले ही अपने प्रतिबंधों में बांध दिया है। क्या आपको डर है कि मैं आपको धोखा दूंगा? आत्मा ईथर उद्यान का प्रवेश द्वार वेदी के ऊपर है, सच है, लेकिन प्रतिबंध काफी विचित्र है। मुझे व्यक्तिगत रूप से रास्ता खोलना होगा। ये कहते हुए कन्फ्यूशियन विद्वान ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और अपने हाथों को एक साथ जोड़ा। अपने हाथों में एक धूसर अग्निगोला ग्रे फायरबॉल बुलाया। उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ उसे आकाश की ओर फेंका, इंद्रधनुषी प्रकाश पर प्रहार किया, लेकिन अग्निगोला विचित्र रूप से गायब हो गया। विद्वान ने ये देखकर सिर हिलाया और अपने आसपास के पत्थर के स्तंभों को देखने के लिए मुड़ा। समय बर्बाद न करने की इच्छा रखते हुए उसने तुरंत कहा, साथी दाओ, अगर आप 4 पत्थर के स्तंभों में थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति डालेंगे तो यह मुझे प्रतिबंध को भंग करने के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देगा। ये कहते ही नेसेंट सोल खेतीकारों ने एक दूसरे की ओर देखा। वांग तियानशिंग ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट महसूस की और फिर उदासीन स्वर में कहा, ठीक है, आइए उसी के कहे अनुसार करें। तुम तीनों शिष्य पत्थर के स्तंभों की ओर बढ़ो। जूनियर मार्शल ब्रदर वांग, मुझे आखिरी वाले को संभालने के लिए आपकी सहायता लेनी होगी। जैसा आप आज्ञा दें, संप्रदाय प्रमुख। तीनों शिष्यों ने तुरंत आज्ञा मान ली। जहां तक वांग तियानगु का सवाल था, वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक पत्थर के स्तंभ की ओर चला गया। वांग तियानशिंग की कमान के तहत चारों ने अपने अपने पत्थर के स्तंभ की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे उसमें आध्यात्मिक शक्ति डाली। आध्यात्मिक शक्ति को शीर्ष पर स्थित पत्थर की मूर्ति में पास कर दिया। जल्द ही चारों पत्थर के स्तंभों से विचित्र चीखें निकली और वे एक क्षण के लिए कांपे। ऊपर की किरीन की मूर्तियां रोशनी से चमकने लगीं और उनकी आंखें लाल चमकने लगी, मानो वे जीवित हों। वेई वुया ने ये देखकर एक आशंकित भाव प्रकट किया। उसे ऐसा लगा कि वह अपने सामने जो देख रहा है उसे याद कर रहा है, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था। जहां तक भूतात्मा संप्रदाय का सवाल था, वह बिना किसी आवाज के इस दृश्य को देखता रहा। अचानक किरीन की मूर्तियों ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपना मुंह खोला, जिसमें चमकती इंद्रधनुषी रोशनी प्रकट हुई, मानो कुछ निकलने वाला हो। उसी क्षण कन्फ्यूशियन विद्वान चल पड़ा। उसने अपने हाथ उठाए और अपनी उंगलियां चलाईं, प्रत्येक किरीन मूर्ति पर एक धूसर जादुई मुद्रा मारी। अचानक मूर्तियों के मुंह में प्रकाश स्पंदित हुआ और उन्होंने आकाश में इंद्रधनुषी प्रकाश की किरणें दागीं। वे मिलकर 3 मीटर चौड़ी इंद्रधनुषी प्रकाश की एक गेंद बनाने लगीं। प्रकाश की गेंद के आसपास का स्थान विकृत होने लगा और एक विश्व हिला देने वाले विस्फोट के साथ फट गया। अंधविरोधी इंद्रधनुषी चमक ने एक समय के लिए वेदी को ढांप लिया और आश्चर्यजनक आध्यात्मिक क्यूची के उतार चढ़ाव ने उनके चारों ओर की दुनिया को हिला दिया। उनके सामने एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई। वेई वुया का चेहरा भी तब बदरंग हो गया जब उसने आध्यात्मिक क्यू के उतार चढ़ाव की ताकत महसूस की। अन्य लोगों ने अनजाने में कई कदम पीछे हट गए और अपना बचाव करने की तैयारी में अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचालन करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से यह विस्फोट काफी छोटा था। एक पल में इंद्रधनुषी रोशनी गायब हो गई और आध्यात्मिक क्यू तितर बितर हो गई। खेतीकारों ने ये देखा और आकाश को देखने का निश्चय किया। वेई वुया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर मुड़कर कन्फ्यूशियन विद्वान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या यह इतना कहा जाने वाला आत्मा ईथर उद्यान का प्रवेश द्वार है? वेदी से 300 मीटर ऊपर आकाश में प्रकाश का एक अर्धचंद्राकार चाप क्रेसेंट आर्क प्रकट हुआ। प्रकाश का ये चाप सफेद था, 100 मीटर चौड़ा और 1500 मीटर से अधिक लंबा था। यह एक विशाल आकाशीय विदार्थ स्पेशल तैर प्रतीत होता था। हालांकि ये किसी अज्ञात प्रतिबंध द्वारा छिपा हुआ था। उपस्थित 3 शक्तिशाली नेसेंट सोल खेतीकारों के बावजूद उनमें से कोई भी इसके अस्तित्व को समझ नहीं पाया। क्या यह आत्मा ईथर उद्यान स्पिरिट ईथर गार्डन का प्रवेश द्वार था?
इन नेसेंट सोल खेतीकारों के पास विशाल क्षमताओं के बावजूद, यहाँ तक कि वेई वुया भी अपने सामने पड़े आकाशीय विदार में प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा सका। चूंकि आकाशीय विदार की तीखापन कुछ ऐसा था जिसे एक खेतीकार अवरुद्ध नहीं कर सकता था, वेई वुया क्रोधित हो गया। कन्फ्यूशियन विद्वान ने अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा और कहा, आत्मा ईथर उद्यान आत्मा क्षेत्र, स्पिरिट रेल्म और हमारे नश्वर क्षेत्र के बीच स्थित एक जेब पॉकेट था। अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से इस आकाशीय विदार की सहायता की आवश्यकता होगी। थोड़े से विकृति के साथ आकाशीय विदार आत्मा ईथर उद्यान का प्रवेश द्वार बन जाता है। निश्चिंत रहें, मैं आप सभी को इसमें से भागने नहीं दूंगा। समय के लिए हम एक और विधि अपना सकते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा खतरा शामिल है। यहां तक कि मेरे लिए भी इससे गुजरने की केवल 70% संभावना है। जहां तक कोर फॉर्मेशन खेतीकारों का सवाल है, उनकी शक्ति कम है। अगर वे जाएंगे तो यह उन्हें केवल मौत के मुंह में धकेलना होगा। भूतात्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख वांग तियानशेन का चेहरा बदरंग हो गया। सफल होने की 70% संभावना। आपने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया था, विद्वान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता? 70% को छोड़ दीजिए, अगर सफलता की केवल 20% संभावना भी होती तो आप प्रयास करते। वांग तियानशेन की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और एक लाल आज्ञा पदक क्रिम्जन कमांड मेडालियन प्रकट किया। आप क्या कर रहे हैं? कन्फ्यूशियन विद्वान घबराहट में जोर से चिल्लाया और पीछे की ओर उड़ गया। चुपचाप, वांग तियानशेन ने आज्ञा पदक को लहराया और ये लाल रोशनी से चमक उठा। कन्फ्यूशियन विद्वान अचानक चीखा और जमीन पर गिर गया। उसी क्षण उसके अंगों पर लाल ताबीज अक्षर प्रकट हुए और उसके शरीर पर बिना रुके घूमने लगे। एक सोलफ्राइट अभिशाप, सोलफ्राइट कर्स। वांग तियानगो इसे देखकर सदमे से कांप गया। वेई वुया का भी ये देखकर अजीब भाव आया। वेई वुया ने जमीन पर लोटपोट हो रहे कन्फ्यूशियन विद्वान को घूरते हुए उदासीनता से कहा, ये सोलफ्राइट अभिशाप है, भूत आत्मा संप्रदाय के गुप्त अभिशापों में से एक। मैंने सुना है कि यह गुप्त तकनीक अन्य आत्मा प्रतिबंध तकनीकों की तुलना में अधिक निर्दयी है। इस अभिशाप के तहत रखे गए खेतीकारों की आत्मा को उनके स्वामी की एकमात्र सोच से तितर बितर किया जा सकता है। वांग तियानशेन उसकी ओर एक प्रसन्न मुस्कान के साथ मुड़ा और हंसा। साथी दाओ वेई वास्तव में अनुभवी हैं। ये वास्तव में वही अभिशाप है। मास्टर कानकुन के देहधारी डॉपलगैंगर की आत्मा अवशेष यह मानती प्रतीत होती है कि वह असली बेमिसाल मास्टर कानकुन है। ये कैसे साहस करता है कि दूसरों की दया को नहीं पहचानता। उसे अनुशासित करना मेरे लिए स्वाभाविक है। वेई वुया ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। आत्मा के पास जो भी यादें हों, उसे अनियंत्रित नहीं होने दिया जा सकता था। कन्फ्यूशियन विद्वान वर्तमान में भारी यातना से गुजर रहा था। हर बार जब लाल ताबीज अक्षर उसके शरीर पर टिमटिमाते, वह कांप जाता और अपना सिर अपनी बाहों में पकड़कर जमीन पर लोटपोट हो जाता। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो जाता। एक भोजन समाप्त करने के समय के बाद कन्फ्यूशियन विद्वान का साकार रूप स्पष्ट होने लगा। तभी वांग तियानशेन ने एक बार फिर आज्ञा पदक को लहराया और यातना को समाप्त कर दिया। असंदिग्ध अधिकार के साथ वांग तियानशेन ने कहा, अब तक आपको अपना सबक मिल गया होगा। भले ही आपके पास मास्टर कानकुन की यादें हैं, आप अब केवल एक अवशेष आत्मा हैं। फिर से कोई मूर्खता मत करो और मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं आत्मा ईथर उद्यान में प्रवेश करना चाहता हूं, लेकिन मैं नाक के नीचे नहीं चलाया जाऊंगा। चिंता न करें, जब तक आप ईमानदारी से रास्ता दिखाएंगे, मैं वैसा ही करूंगा जैसा हमने तय किया था। मैं समझ गया, मैं अब मार्ग खोलूंगा। कन्फ्यूशियन विद्वान से हरी रोशनी चमकी और उसका रूप एक बार फिर स्थिर हो गया। उसके चेहरे पर शांत भाव था। वांग तियानशेन को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कन्फ्यूशियन विद्वान इतनी जल्दी अपना संयम वापस पा रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और कुछ और कहने की सोची, कन्फ्यूशियन विद्वान हरी रोशनी से चमकने लगा और धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाशीय विदार की ओर उड़ गया। वांग तियानशेन ने शब्दों को अपने मुंह से निकलने से पहले ही रोक दिया। आखिरकार, आत्मा ईथर उद्यान का मार्ग खोलना आत्मा अवशेष को अनुशासित करने से अधिक महत्वपूर्ण था। वेई वुया और अन्य लोग चुप रहे क्योंकि उन्होंने ठंडे भाव से कन्फ्यूशियन विद्वान की गतिविधियों को देखा। यह अज्ञात था कि वह इस भयानक आकाशीय विदार के माध्यम से उनके लिए मार्ग कैसे खोल सकता था। विद्वान आकाशीय विदार से 60 मीटर की दूरी पर रुका और उसकी ओर सिर उठाया। अपने चेहरे पर एक विचित्र भाव के साथ उसने हरी रोशनी की एक गेंद थूकी जिसमें अंगूठे के आकार का एक पिच काला मोती पर्ल था जो हवा में तैरते हुए लगातार घूम रहा था। मोती को बाहर निकालने के साथ कन्फ्यूशियन विद्वान का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसका आकार मंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि मोती में उसकी अधिकांश आत्मा शक्ति थी। अपनी कमजोरी के बावजूद कन्फ्यूशियन विद्वान ने खुद को मोती की ओर इशारा करने और चिल्लाने पर मजबूर किया, जाओ। पिच काला मोती तुरंत रोशनी से चमका और हवा में उड़ गया। वांग तियानशेन ने यह देखकर आश्चर्य का भाव प्रकट किया।
यह क्या प्राप्त करेगा? जब अन्य खेतीकारों ने इसे सदमे के साथ देखा तो मोती विदार से 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गया और भीतर खींचा जा रहा था। सफेद रोशनी की एक चमक में आकाशीय विदार के आसपास का वातावरण विकृत हो गया और मोती बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ समय के लिए आकाशीय विदार पूरी तरह से साधारण और बिना किसी बदलाव का दिखाई दिया, लेकिन अचानक कन्फ्यूशियन विद्वान का आकार उदास भाव के साथ नीचे की ओर धुंधला गया, जिससे स्वयं और आकाशीय विदार के बीच की दूरी बढ़ गई। वेई वुया और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझने से पहले कि वह क्या कर रहा है, आकाशीय विदार ने अचानक एक बंद गरजने की आवाज निकाली। फिर विदार का केंद्र हरी रोशनी के साथ टिमटिमाने लगा, जो जल्दी से 3 मीटर चौड़ी अंधेरी हरी चमक डार्क ग्रीन रेडियंस की एक गेंद में फैल गया। फिर प्रकाश की गेंद के भीतर से एक तेज सिसकने की आवाज सुनाई दी। भावशून्य चेहरे के साथ कन्फ्यूशियन विद्वान वेदी पर गिर गया और बोला, अपनी क्षमताओं को तैयार करें। आत्मा ईथर उद्यान के मार्ग को खोलने के लिए आपको अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति को हरी रोशनी में केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। वेई वुया और वांग त्यानगु ने यह विचित्र दृश्य देखकर एक दूसरे की ओर एक उलझन भरी नजर से नहीं देख सके। वांग त्यानशिंग ने एक क्षण सोचने के बाद एक दृढ़ निर्णय लिया, आइए बस पहले इसे आजमाते हैं और देखते हैं कि कोई प्रभाव है या नहीं। वेई वुया ने त्वरा से कुड़ी। उसने गहरे हरे प्रकाश पर एक और नजर डाली, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला। वांग त्यानगु ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। तीनों नेसेंट सोल खेतीकार अलग अलग खड़े हो गए और हाथ के मंत्र बनाए। फिर उन्होंने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और अपने हाथों से कई विभिन्न रंगों की प्रकाश किरणों को आकाशीय विदार के केंद्र में गहरे हरे प्रकाश की गेंद में चला दिया। इससे उनकी गहन खेती एक नजर में स्पष्ट हो गई। वेई वुया द्वारा अपने हाथों से छोड़ी गई हरी प्रकाश किरण कटोरे के आकार की मोटी थी, जबकि अन्य 2 नेसेंट सोल खेतीकारों की कुछ हद तक पतली थी। प्रकाश की 3 किरणों ने गहरे हरे प्रकाश की गेंद में अपार मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति डाली और इसके द्वारा निकाली गई तेज सिसकने की आवाज और भी तेज हो गई। एक क्षण बाद गहरे हरे प्रकाश ने धीरे धीरे जेट काला रंग ले लिया और एक पिच काले छेद का निर्माण करने लगा, जो केवल 1 फुट व्यास का था। ये पूरा रहस्य था कि यह कहाँ जाता था। वांग त्यानशिंग और अन्य लोगों ने ये देखकर खुशी मनाई। यह विचित्र दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाता था कि कन्फ्यूशियन विद्वान ने उन्हें धोखा नहीं दिया था। तीनों ने तुरंत अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचारण किया और उनके द्वारा छोड़ी गई प्रकाश किरणें मोटी हो गईं, जिससे आकाशीय विदार में गहरे हरे प्रकाश को मोटा कर दिया। 1 कप चाय पीने के समय में छेद की लंबाई 1 मीटर तक पहुंच गई और ऐसा लगा कि यह एक व्यक्ति के जाने के लिए बमुश्किल पर्याप्त था। जब विद्वान ने ये देखा तो उसने शांत भाव से कहा, अब आप प्रवेश करने में सक्षम होने चाहिए। हालांकि प्रवेश द्वार अभी भी अस्थिर है और मेरे पास मार्ग खोलने के लिए दूसरा क्षेत्र विदार मोती रेल्म तय पर्ल नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ फंसना नहीं चाहते तो आपको इसे स्थिर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति डालते रहना होगा। ये कहते ही वेई वुया और अन्य लोगों ने थोड़ा झटका महसूस किया। जब उन्होंने काले छेद को कांपते देखा तो वे रुकने की हिम्मत नहीं कर सके और अपनी आध्यात्मिक शक्ति डालना जारी रखा। ये स्पष्ट था कि इससे काला मार्ग स्थिर हो गया, लेकिन इसने बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की खपत की। लेकिन एक क्षण बाद काले मार्ग ने फिर से स्थिरता खो दी। इससे वांग त्यानशिंग भ्रमित हो गया। परिणामस्वरूप उसने अपने 3 कोर फॉर्मेशन शिष्यों को आदेश दिया, तुम तीनों आओ और मदद करो। हालांकि तुम्हारी खेती कम है, लेकिन तुम सब मिलकर काफी करोगे। जी, संप्रदाय प्रमुख। जब तीनों शिष्यों ने यह सुना तो उन्होंने देरी नहीं की। उन्होंने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की और काली रोशनी की ओर प्रकाश की किरणें चला दी। कन्फ्यूशियन विद्वान बस अपनी जगह पर खड़ा ये सब देखता रहा। समय धीरे धीरे बीतने के साथ वेई वुया और अन्य लोगों ने आकाशीय विदार में अपनी लगभग आधी आध्यात्मिक शक्ति डाल दी थी और अंततः इसे इतना स्थिर कर दिया कि यह अब टिमटिमाएगा नहीं। जब खेतीकारों ने यह देखा तो उन्होंने राहत की लंबी सांस ली और इसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति चैनल करना बंद कर दिया। वांग त्यानशिंग ने यह देखकर अपनी आंखें सिकुड़ी और पूछा, क्या ये वास्तव में आत्मा ईथर उद्यान में प्रवेश का मार्ग है? कन्फ्यूशियन विद्वान ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वेई वुया ने उत्तर दिया, यह असली होना चाहिए। मैंने पहले ही मार्ग के दूसरी तरफ महसूस किया है और वहां एक विशाल क्षेत्र है। उसने बोलते हुए अपने होंठ चाटे। अन्य लोगों के पास इसके भीतर देखने के लिए आध्यात्मिक इंद्रियां नहीं थीं, लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो वे प्रसन्न हो गए। चूंकि भाई वेई ने ये कहा है, ऐसा लगता है कि यह सच है। हालांकि सावधान रहना सबसे अच्छा है। आइए पहले इसका परीक्षण करें। वांग त्यानगु ने अपनी उत्तेजना को जबरदस्ती दबाया और अपनी आस्तीन लहराए। एक छोटे भूत की छवि वाला एक काला कोहरा आगे भेजकर मार्ग में डाल दिया गया। पॉप! जैसे ही छोटा भूत मार्ग में प्रवेश किया, वह यिनची की एक गेंद में फट पड़ा। वांग त्यानगु, जिसकी आध्यात्मिक इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंस भूत से जुड़ी थी, जब ये हुआ तो वह पीला पड़ गया। ऐसा लगता था मानो उसके विनाश ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया था। वांग त्यानगु ने कन्फ्यूशियन विद्वान की ओर क्रोधित दृष्टि से देखा और पूछा, क्या हो रहा है? क्या मार्ग के पीछे कोई चाल है?
क्या आप वाकई मानते थे कि आत्मा ईथर उद्यान स्पिरिट ईथर गार्डन का मार्ग साधारण होगा? खोखले रूप वाले छोटे भूत को छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि भूत राजा गोस्ट किंग श्रेणी की आत्माएं भी जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगी तितर बितर हो जाएंगी। भले ही मुझे उद्यान में प्रवेश करना हो, मुझे स्क्रॉल के शरीर का सहारा लेना होगा। किसी भी मामले में मार्ग खोल दिया गया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इससे गुजर पाते हैं या नहीं। कन्फ्यूशियन विद्वान ने उदासीनता के स्वर में कहा और फिर वापस हरी रोशनी की एक गेंद में बदल गया और सीधे तैरते हुए चित्र स्क्रॉल में उड़ गया। वांग तियानगु का चेहरा उदास हो गया। विद्वान के शब्दों से ऐसा प्रतीत होता था कि भूतों जैसी निराकार इकाइयों के पास मार्ग में प्रवेश करने का कोई तरीका नहीं था। वह और वांग तियानशिंग ने आश्चर्य की नजरों से एक दूसरे को देखा। वेई वुया ने इस सब पर विचार किया और बोला, मैंने पहले ही अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके गलियारे के पार देखा है। हालांकि मैं केवल एक धुंधली छवि देखने में सक्षम हूं, इसमें कोई संदेह नहीं कि गलियारे के पार एक स्थान है। मुझे इस मामले पर अधिक विचार करने का धैर्य नहीं है और मैं पहले ही अंदर जा रहा हूं ताकि हिचकिचाहट के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। फिर वह हरी रोशनी की एक लकीर बनाते हुए मार्ग में उड़ गया। वांग तियानशिंग का भाव ये देखकर बदल गया। उसने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर आदेश दिया, तुम तीनों यहीं रहो और पहरा दो। जूनियर मार्शल ब्रदर वांग, चलो अति सावधान न हो और साथ चलें। थोड़ा खतरा आत्मा ईथर उद्यान जाने की कीमत है। फिर उसने अपने सामने चित्र की ओर देखा और देखा कि उसमें कोई और परिवर्तन नहीं हुआ था। वांग तियानशिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और स्क्रॉल को बुलाकर अपनी आस्तीन में रख लिया। फिर वांग तियानगु के साथ वह मार्ग में प्रवेश कर गया। चूंकि कहा गया था कि आत्मा ईथर उद्यान में सभी स्वर्गीय दवाएं हैं, अगर वे वेई वुया से बहुत पीछे रह गए तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। परिणामस्वरूप तीनों ने जल्दी से मार्ग में प्रवेश किया और दुनियाओं की सीमा से होकर गुजरते हुए बिना किसी निशान के गायब हो गए। यह आत्मा ईथर उद्यान नहीं है। सबसे आगे वेई वुया मार्ग के माध्यम से पहुंचा। उसने एक उदास भाव के साथ इस अपरिचित भूमि का सर्वेक्षण किया। अपने गंतव्य पर सलिटी के अलावा कोई अन्य रंग नहीं था और काले पत्थर के ढेर जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे। वेई वुया को अपने चारों ओर 5 किलोमीटर तक केवल सलिटी कोहरा दिखाई दे रहा था जो आकाश में 100 मीटर तक फैला था। उनके आने से पहले वे आत्मा ईथर उद्यान की किंवदंतियों पर विश्वास नहीं करते थे, जहां हर तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगती थीं और नश्वर क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक आध्यात्मिक क्यूची था। हालांकि जब वांग तियानशिंग और वांग तियानगु पहुंचे तो उनके भाव अजीब दिखाई दिए, मानो उनमें क्रोध और आश्चर्य दोनों थे। वेई वुया ने सिर मुड़कर उन्हें थोड़े आश्चर्य के साथ देखा, इससे पहले कि वह अपनी रक्षा कर ले। उसने मूल रूप से माना था कि वे कथित आत्मा ईथर उद्यान में पहुंचने के बाद क्रोध में चित्र स्क्रॉल से मास्टर कानकुन की अवशेष आत्मा को बुलाएंगे। अंततः भूत आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने चुप्पी तोड़ी और कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर, क्या आप महसूस कर रहे हैं? यहाँ राक्षसी क्यूट डेविलिश ची कम से कम नश्वर क्षेत्र की तुलना में 2 गुना अधिक है। अगर हमें यहाँ लड़ना पड़ा तो हमारी राक्षसी कलाओं की शक्ति काफी बढ़ जानी चाहिए। वांग तियानगु की आंखें चमकी और उसने एक जटिल भाव के साथ जवाब दिया, सीनियर मार्शल ब्रदर, हम एक ही राक्षसी कलाओं की खेती करते हैं। मैं कैसे नहीं महसूस कर सकता? अगर हम यहाँ खेती करें तो हमें अपनी बाधाओं बॉटलनेक्स को तोड़ने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। वेई वुया ने यह सुनकर जोर से कहा, साथी दाओ, क्या आप आत्मा अवशेष को नहीं बुलाएंगे और उससे पूछताछ नहीं करेंगे? मुझे मत बताओ कि मैंने इतनी मेहनत केवल यहाँ पहुँचने के लिए की है। वांग तियानशिंग ने यह सुना तो उसे आत्मा अवशेष के प्रति अपने क्रोध की याद आ गई और उसने एक दुष्ट भाव के साथ जवाब दिया, जरूर। अगर उसने हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं उसे आत्मा शोधन सोल रिफाइनमेंट का दर्द दिखाऊंगा। फिर उसने स्क्रॉल को जमीन पर फेंक दिया, मास्टर कानकुन की अवशेष आत्मा को बुलाने की इच्छा रखते हुए। लेकिन वांग तियानशिंग के उसे बुलाने की तकनीक को निष्पादित करने से पहले स्क्रॉल से रोशनी चमकी और हरी रोशनी की एक गेंद बाहर निकल गई। एक तरफ खड़े वांग तियानगु ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 1 फुट लंबा काले प्रकाश का हाथ छोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि हरी रोशनी की गेंद ने इसकी पहले से भविष्यवाणी की थी और वह इससे जल्दी से बच गई और हवा में से गुजर गई। अपनी जगह जानते हुए वेई वुया बस पास से देखता रहा। जहां तक वांग तियानशिंग का सवाल था, वह आत्मा अवशेष की उद्धतता से भयंकर क्रोध में था। उसने अपने हाथ के एक पलटे से एक लाल आज्ञा पदक बुलाया और उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आया। उसने हरी रोशनी के उड़ने की दिशा में पदक को जोर से हिलाया और पदक लाल रोशनी में चमकने लगा, जिससे दूरी पर हरी रोशनी की गेंद धीमी हो गई और लड़खड़ाने लगी। वांग तियानशिंग ने इसे देखकर खुशी मनाई, लेकिन हरी रोशनी की गेंद स्थिर होने लगी और भी तेज गति से उड़ गई। एक पल में ये दूरी में प्रकाश का एक छोटा बिंदु बन गई। इससे न केवल भूत आत्मा संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख स्तब्ध रह गया, बल्कि अन्य 2 भी दंग रह गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भूत आत्मा संप्रदाय का सोलफ्राइट अभिशाप सोलफ्राइट कर्स अब आत्मा अवशेष पर कोई प्रभाव नहीं रखता है।
दिलचस्प है, मैं आपकी जगह जाकर उसे पकड़ूंगा और देखूंगा कि यह भूत क्या करना चाहता है। अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान पहने वेई वुया हरी धुंध की एक धब्बे में हवा से होकर गुजर गया। वांग तियानगु अपने सदमे से उबरा और बोला, सीनियर मार्शल ब्रदर, ये जब मैंने पहले उस पर सोल्फ्राइट अभिशाप का उपयोग किया था तो यह इच्छानुसार काम कर रहा था, जैसा कि आपने व्यक्तिगत रूप से देखा था। अब मैं भी यह जानने में काफी रुचि रखता हूं कि इसका उस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं है। चलो उसका पीछा करते हैं। मैं भी यह जानना चाहता हूं कि वह हमें यहां लाने के लिए क्या योजना बना रहा है। अपने चेहरे पर एक दुष्ट भाव और आंखों से अशुभ चमक निकालते हुए वांग तियानशेंग उनके पीछे भाग गया। ये देखते हुए कि यह जेबायाम पॉकेट डायमेंशन इतना बड़ा था, उसे डर नहीं था कि वे उसकी नजरों से बच निकलेंगे। वांग तियानगु ने कड़वे होकर हंसा और उसका पीछा करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जल्द ही दोनों जेबायाम के केंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वेई वुया कन्फ्यूशियन विद्वान की साकार आकृति का सामना कर रहा है। विद्वान ने थोड़ी भी डर की निशानी नहीं दिखाई, जिससे दोनों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन जब दोनों ने उसके पीछे देखने के लिए सिर उठाया तो उन्हें एक अलर्म महसूस हुआ। कन्फ्यूशियन विद्वान के 30 मीटर पीछे अग्नि क्रिस्टल फायरी क्रिस्टल से बनी 100 मीटर लंबी राक्षसी मूर्ति थी जो मंद कोहरे में लिपटी हुई थी। इसकी 2 भुजाएं, 4 पैर, 1 सींग और पिच काले शल्क स्केल्स थे जो रोशनी में चमक रहे थे। इसका दिखावा बुरा और भयंकर था और इसके दांत निकले हुए थे। वांग तियानगु का दिल धड़क गया और वह चिल्लाकर बोला, यह क्या है? इसमें इतनी सघन राक्षसी क्यों है? वह विशाल राक्षसी मूर्ति के प्रकट होने से नहीं, बल्कि सील होने के बावजूद इसके आसपास उत्सर्जित सघन राक्षसी क्यों से चौंका था। यह उस जगह की तुलना में कई गुना सघन था जहां वे पहुंचे थे, जिससे हल्की भय की भावना उत्पन्न हुई। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम सुनेंगे कि उसे क्या कहना है। वांग तियानशेंग ने भय के साथ राक्षसी मूर्ति को देखा, लेकिन कुछ हिचकिचाहट के बाद वह वांग तियानगु के साथ वेई वुया के पास उतर गया। आखिरकार उसे एक देर से नेसेंट सोल खेतीकार के समर्थन के साथ डरने की जरूरत नहीं थी। जब विद्वान ने अन्य 2 को आते देखा तो वह बिना किसी डर के मुस्कुराया। साथी दाओ, आइए, यह अच्छा है, अब मुझे एक से अधिक बार अपनी बात समझाने की जरूरत नहीं होगी। किस कारण से आप हमें यहाँ लाए? वांग तियानशेंग शांत भाव से बोला, लेकिन विद्वान की जांच करने के बाद उसका दिल हिल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाल ताबीज अक्षर विद्वान के शरीर पर लगातार टिमटिमा रहे थे। सोल्फ्राइट अभिशाप स्पष्ट रूप से पूर्ण प्रभाव में था, लेकिन त्वचा पर घूमते हुए स्पंदित ताबीज अक्षरों के बावजूद विद्वान एक चमकती हुई मुस्कान पहने हुए था जिसमें दर्द का कोई निशान नहीं था। इसके अलावा उसका साकार रूप पूरी तरह से स्थिर था और विकृत होने का कोई संकेत नहीं था। पूर्ण शांति के साथ विद्वान ने कहा, चून की साथी दाओ वांग ने प्राचीन काल से प्रसारित एक राक्षसी कला की खेती की है। मुझे यकीन है कि उन्होंने एक राक्षसी क्यों महसूस किया है जो नश्वर दुनिया में मौजूद नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यह आत्मा ईथर उद्यान है? वांग तियानगु ने पूछा। विद्वान हंसा और बोला, आत्मा ईथर उद्यान, ये हो सकता है या नहीं? वांग तियानगु के चेहरे पर एक बर्फीला भाव आया। इसका क्या मतलब है? क्या आप अभी भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं भले ही हम यहाँ पहुंच गए हों? कन्फ्यूशियन विद्वान ने एक विचित्र भाव दिखाया और कहा, क्या आप वाकई मानते थे कि प्राचीन काल के खेतीकार आप बाद की पीढ़ियों के लिए दवा और आध्यात्मिक क्यू से भरा एक गुप्त क्षेत्र छोड़ देंगे? अतीत में अनगिनत वर्षों पहले वास्तव में आत्मा ईथर उद्यान जैसी चीज मौजूद थी और वास्तव में इनमें से कई थे, लेकिन अब वे सभी साफ हो चुके हैं और कब्जे के लिए लड़ाइयों में नष्ट हो गए। ये सच हो सकता है कि यह एक परित्यक्त आत्मा ईथर उद्यान था, लेकिन अब ये केवल एक जेबायाम पॉकेट डायमेंशन है जो हमारे पवित्र क्षेत्र होली रेल्म और नश्वर क्षेत्र की सीमा पर है। पवित्र क्षेत्र, आप एक एल्डर डेविल हैं। जब वेई वुया ने उसे सुना तो वह एक कठोर आवाज के साथ चिल्लाया। उसी समय उसने जल्दी से एक मंत्र संकेत बनाया और अपने शरीर को हरी उठती हुई धुंध में डुबो दिया। आप हमारे पवित्र क्षेत्र होली रेल्म के बारे में जानते हैं? विद्वान के चेहरे पर चिंता की एक झलक गुजरी और उसने आश्चर्य से वेई वुया की ओर देखा। वेई वुया को घेरे हुए हरी धुंध के भीतर से वेई वुया ने बर्फीले स्वर में कहा, हालांकि मैं एल्डर डेविल क्षेत्र के बारे में बहुत नहीं जानता, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि आप एल्डर डेविल प्राचीन खेतीकारों के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। प्राचीन काल में आपने हमारे नश्वर क्षेत्र पर शासन करने का भी प्रयास किया था। ये सुनकर भूतात्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और वांग तियानगु का भाव बदल गया और उनके शरीर से काली रोशनी चमकने लगी। यिन ची निकली और उन्हें एक गोले में लपेट लिया। जब उन्होंने फिर से कन्फ्यूशियन विद्वान की ओर देखा तो अनजाने में 2 कदम पीछे हट गए। हालांकि दोनों ने एल्डर डेविल क्षेत्र या एल्डर डेविल के बारे में नहीं सुना था, वेई वुया का डरा हुआ रूप और विद्वान का आत्मविश्वासी शांत भाव उन्हें सतर्क करने का कारण बना। एक सुविचारित स्वर के साथ विद्वान ने शांत भाव से कहा, आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या हूँ। मैं बस आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ।
अगर आप सहमत होंगे तो आपकी खेती में विशाल वृद्धि होगी और आप देवत्व परिवर्तन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में भी आरोहित हो सकते हैं। क्या आप तीनों को सुनने में रुचि है? भूतात्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने वांग तियानगु के साथ एक नजर बदली और शांत भाव से कहा, ओह, हम इस महान प्रस्ताव को अभी के लिए सुन भी सकते हैं। ये काफी सरल है। क्या आप मेरे पीछे एल्डर डेविल की लाश को देख रहे हैं? मुझे उसकी सील हटाने में सहायता करें और मैं उसके शरीर का उपयोग करके पवित्र क्षेत्र में एक विदात तैर खोल दूंगा। पुरस्कार के रूप में मैं दिव्य पूर्वजों डिवाइन एंसेस्टर्स के असली राक्षसी क्यू ट्रू डेविल ची का उपयोग करके आपके शरीर को एक सर्वोच्च राक्षस सुप्रीम डेविल में बदल दूंगा, जिससे आप हमारे पवित्र क्षेत्र के सदस्य बन जाएंगे। क्या आप तीनों तैयार हैं? आपकी प्रतिभाओं के साथ राक्षसी क्यू के संचार के बाद आपकी खेती में विशाल उछाल आएगी। देवत्व परिवर्तन चरण में प्रवेश करना केवल समय की बात होगी। विद्वान की आवाज मधुर और मोहक थी। सील को भंग करें और राक्षसी क्यू का संचार करें। भूतात्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को महसूस हुआ कि उसका दिल हिल गया। खेती में तत्काल और विशाल वृद्धि और देवत्व परिवर्तन चरण में प्रवेश करने की क्षमता वास्तव में लुभावनी थी। उसने वांग तियानगु की ओर देखा और देखा कि वह भी ललचा रहा था। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद वेई वुया का स्वभाव काफी चालाक था और वह एक नजर में उनके इरादों को देखने में सक्षम था, इसलिए उसने उन्हें पुकारा, अपनी मूर्खता से बाहर निकलो। क्या तुम वाकई मानते हो कि राक्षसी क्यू से भरे जाने के बाद भी तुम स्वयं रहोगे? तुम्हारी बुद्धि खो सकती है और तुम उस एल्डर डेविल की कठपुतली बन सकते हो। भाई वेई, आपका क्या मतलब है? वांग तियानगु तुरंत ऐसे सामान्य हो गया मानो उस पर ठंडा पानी डाला गया हो। वेई वुया ने बिना किसी झिझक के कहा, मेरा क्या मतलब है? तुम दूसरी दुनिया के एक राक्षस पर भरोसा करने की हिम्मत करते हो। हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं है कि यह राक्षसी क्यू आपके साथ क्या करेगी, लेकिन क्या तुम वाकई मानते हो कि दूसरी दुनिया की विचित्र क्यू के साथ जबरदस्ती अपनी खेती बढ़ाना आपके लिए अच्छा होगा? भूतात्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और वांग तियानगु का चेहरा ये सुनकर खराब हो गया। फिर विद्वान की ओर देखते ही उनकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। जब विद्वान ने ये सुना तो उसने त्वरा सिकुड़ी और कुछ कहने की सोच ही रहा था कि वेई वुया के भाव में एक अजीब बदलाव आया। उनके पीछे 3 मीटर की दूरी पर एक पत्थर के ढेर से अचानक एक सीटी बजी और उसमें से एक काला धब्बा बाहर निकला, जो एक पल में विद्वान के पेट को भेदता हुआ निकल गया। फिर वह 30 मीटर दूर जाकर हवा में मंडराने लगा। यह एक छोटा जेट काला सांप था। इसके सिर पर बर्फ की तरह सफेद अंगूठे के आकार का एक सींग था जो अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण दिखता था, और इसका शरीर चमकदार काले रंग का था जिस पर कोई शार्प स्केल्स नहीं थे। विद्वान के पेट में एक कटोरे के आकार का छेद दिखाई दिया। चूंकि उसके पास मांस का शरीर नहीं था, वहां कोई खून नहीं था, लेकिन छेद से उसके शरीर में स्थित अखरोट के आकार के एक क्रिस्टल के टूटे हुए अवशेष दिखाई दिए। विद्वान ने टूटे हुए रत्न को अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ घूरा। तुम्हें कैसे पता था कि मेरी आत्मा पत्थर सोल स्टोन कहाँ है? हरी धुंध से वेई वुया ने भावशून्य भाव से कहा, मैं भूत दाव गोस्ट दाव की खेती नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं पता कि आत्मा पत्थर क्या है। हालांकि मेरा आत्मा भक्षण सर्प सोल डिवाउरिंग स्नेक इन भूतों और राक्षस आत्माओं से निपटने में काफी निपुण है। एक साकार आत्मा अवशेष को मारना इसके लिए एक आसान काम था। विद्वान ने ये सुना तो उसने कड़वा मुस्कान दिया, क्योंकि उसका शरीर धूसर सफेद क्यू के बादल में फट गया जो हवा में उफन पड़ा। भूतात्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और वांग तियानगु इस मोड़ पर आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन जब उन्होंने दूरी पर विशाल राक्षसी मूर्ति की ओर देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। जैसे ही वांग तियानगु ने राक्षस की लाश को देखा, वह बिना रहे न पूछा, साथी दाओ वेई, क्या हम एल्डर डेविल की लाश को नष्ट कर दें? कुछ चुप्पी के बाद वेई वुया ने सिर हिलाया और कहा, अगर इसे नष्ट किया जा सकता था तो क्या आपको नहीं लगता कि प्राचीन खेतीकार पहले ही ऐसा कर चुके होते? ये सबसे अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। वांग तियानगु हिचकिचाने लगा। तभी भूतात्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने चुप्पी तोड़ी और कहा, भाई वेई के शब्द उचित हैं। ये स्थान काफी विचित्र है और जल्दी से यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। वांग तियानगु ने ये सुना तो उसने कोई और आपत्ति नहीं दिखाए और हवा में उड़ने लगा। तभी अचानक उनके पीछे से एक आवाज बोली, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? चूंकि तुम उस स्थान पर आ चुके हो जहां मेरा राक्षस शरीर सील किया गया था, क्या तुम मानते हो कि तुम जीवित बचकर जा पाओगे? जब तक तुम्हारे पास विकल्प है, अपने जीवन समर्पित कर दो। जब उन्होंने ये परिचित आवाज सुनी तो खेतीकारों ने अविश्वास में जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने देखा कि विद्वान से पहले जो सफेद यिन क्यू बिखरी थी वह एक गेंद में संघनित हो गई थी। एक पल में यह एक धूसर एक सींग वाले भूत के सिर का रूप धारण कर गया जो दुष्टता से तीनों खेतीकारों को घूर रहा था। ये देखते ही भूतात्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख उनमें से पहला था जिसने हमला किया। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और एक काला उड़ने वाला कटार फ्लाइंग डैगर छोड़ा। कटार ने भूत के सिर के बीच को काट दिया, लेकिन 2 भाग ऐसे ही वापस एक में जुड़ गए मानो कुछ हुआ ही न हो।
जब तीनों ने ये देखा तो उन्हें लगा कि उनका खून ठंडा हो गया और उनके चेहरे पर सदमा साफ दिखाई दिया। भूतात्मा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का दिल विशेष रूप से धैर्य खो बैठा। भूतात्मा संप्रदाय भूतों को नियंत्रित करने और नष्ट करने वाली गुप्त तकनीकों में विशेषज्ञ था और संप्रदाय प्रमुख का अपना उड़ने वाला कटार इसी मंत्र से परिष्कृत किया गया था। लेकिन जब इसका भूत के सिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसके दिल में भय की एक हल्की भावना पनपने लगी। वेई वुया ने ये देखा तो उसने तेजी से सीटी बजाई और हवा में मंडराते हुए सींग वाले सर्प ने एक काली लकीर बनाते हुए नीचे की ओर झपट्टा मारा। उसी समय उसकी हरी धुंध उफन पड़ी और उसमें से एक विशाल गहरे हरे रंग की भुजा प्रकट हुई। एक हल्के कंपन के साथ ये भूत के सिर पर एक भयंकर लकीर के रूप में चार्ज हो गई। अन्य दो का वेई वुया को इसे अकेले संभालने का कोई इरादा नहीं था। उनमें से एक ने घूमकर भूत के सिर की ओर यिन क्यू का एक बादल छोड़ा, जबकि दूसरे ने एक गहरी सांस ली और एक चमकता हुआ सुनहरा खोपड़ी थूका जो चीखता हुआ आगे बढ़ा। एक पल में तीनों ने धूसर भूत के सिर के खिलाफ हाथ मिला लिए, लेकिन तब तक भूत का सिर धूसर धुंध से उड़ चुका था और उसके चारों ओर से चीखें फूटने लगीं। ये विचित्र चीखें तेज थीं और जल्द ही विशाल सीलबद्ध राक्षस की लाश काली रोशनी से चमकने लगी। इसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों से लाल रोशनी की दो किरणें निकलीं, जिसने भूत के सिर को प्रकाश की एक परत में लपेट लिया क्योंकि हवा में घनी खून की गंध भर गई। उसी क्षण खेतीकारों के विभिन्न हमलों ने जमीन छुई और लगातार गड़गड़ाहट से हवा कांपने लगी क्योंकि काली क्यू और हरी रोशनी ने लाल बाधा को ढांप लिया। लेकिन जल्द ही तीनों खेतीकार अलार्म में अपने हमले बंद कर दिए क्योंकि लाल बाधा फिर से दिखाई देने लगी थी। चाहे काली राक्षसी क्यों हो या जहरीली धुंध से बना विशाल हाथ, जब उनके हमलों ने बाधा को छुआ तो वे तुरंत अवशोषित हो गए और बाधा को मोटा कर दिया। जहां तक काले सर्प और सुनहरे खोपड़ी का सवाल था, उनके हमलों का बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीनों ने निराशा से एक दूसरे की ओर देखा। इस देरी के दौरान सीलबद्ध राक्षस की लाश पर एक आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई दिया। उससे काली रोशनी गायब हो गई और इसके बजाय ये लाल रोशनी से स्पंदित होने लगा। लाल रोशनी के धागे उसके शरीर से निकलने लगे, जिसने विशाल राक्षस की लाश को पूरी तरह से एक अंधी लाल चमक में लपेट लिया। सींग वाले भूत के सिर की बाधा भी लाल चमक के साथ उफनने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसके नीचे से गहरे लाल प्रकाश के अनगिनत पतले बांह टेंटिकल्स उगने लगे जो अंततः एक साथ संघनित होकर एक शरीर का निर्माण करने लगे। प्रकाश के जारी रहने के साथ शरीर पर प्रकाश की परतों के साथ साथ मांस और हड्डियां बनने लगीं। यह विकट दृश्य देखकर खेतीकारों की पीठ सुन्न हो गई। न केवल सींग वाला भूत बल्कि एल्डर डेविल की लाश भी प्रकाश से चमकने लगी क्योंकि उस पर भी मांस उगने लगा। जब वांग त्यानगु ने लाल बाधा के भीतर शरीर के रूप लेते देखा तो उसने ये भी देखा कि सीलबद्ध राक्षस की लाश से निकलने वाली रोशनी जल्दी से मंद पड़ गई जब वह उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी से गुजर रही थी। उसी क्षण उसने अचानक किंवदंती की एक गुप्त तकनीक का नाम याद किया। वह चिल्लाकर बोला, क्षय परिवर्तन, डिके ट्रांसफॉर्मेशन। ये सर्वोच्च राक्षसी तकनीक है, क्षय परिवर्तन। फिर उसने अपनी भुजाएं उठाईं और अपने हाथों से काली रोशनी की लकीरें छोड़ीं। दो हथेली के आकार के तांबे की थालियों कॉपर डिस्क्स के साथ उन किरणों को मारा जो भूत के सिर और राक्षस की लाश को जोड़ रही थीं। इन थालियों पर काले ताबीज अक्षर घूम रहे थे। जब अन्य दो ने वांग त्यानगु द्वारा तकनीक का नाम लिया तो वे डर से कांप गए और अनजाने में अपनी दृष्टि उसके हमले पर केंद्रित कर दी। जब दो तांबे की थालियां लाल प्रकाश की किरणों में घुसी तो वे काली रोशनी से चमक उठीं और संबंध को काट दिया। उसी क्षण भूत के सिर के पास पहले से ही एक पूर्ण राक्षस शरीर था। उसने अपनी आंखें खोलीं, एक बैंगनी और एक काली और एक खूंखार मुस्कान पहन ली। जब तीनों खेतीकार एल्डर डेविल की लाश से निपट रहे थे, जायन के शरीर के चारों ओर चमकदार रोशनी घूमने लगी और उसका वातावरण मंद और धुंधला हो गया। अनगिनत सफेद प्रकाश के कण उसके चारों ओर हवा में नाच रहे थे। जायन ने एक मंत्र मुद्रा में हाथ जोड़े और उसके शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक प्रकाश अंतहीन रूप से बहने लगा। जमीन से प्रकाश की एक भंवर उठी और उसने उसे एक शानदार प्रदर्शन में लपेट लिया। जल्द ही समय के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगीं। दूरी पर सफेद प्रकाश के कण दीपक की ओर भभके जाने वाले पतंगों की तरह उठा लिए गए। जल्द ही हवाओं ने आकाश तक पहुंचने वाला एक विशाल स्तंभ बना दिया जो अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों और रेत को उठा ले जा रहा था, मानो किसी राक्षस का वशीकरण हो। उसी क्षण जायन का मंत्र तीखी हवाओं में गूंजा, जिससे हवा का स्तंभ कांप उठा और फिर हवा में पतले चमकते हुए बादलों में बिखर गया। मंत्र जल्दी से बोला गया और चमकते हुए बादल नीले हो गए। जल्द ही हवा में बहते हुए पानी की आवाज भर गई और जहां तक नजर जाती थी अनगिनत उफनती लहरें उठीं। 300 मीटर ऊंची लहरें उसके चारों ओर उठने लगीं। जायन पानी के एक विशाल स्तंभ के भीतर खड़ा था और उसकी मंत्र मुद्रा से नीली रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक जल देवता हो। अचानक जायन की मंत्र मुद्रा बदल गई और प्रकाश उलझन भरा हो गया। पानी की विशाल लहरें एक पल में गायब हो गईं, मानो वे एक भ्रम थीं और उनकी जगह लाल लपटों की लहरें आ गईं।
उनमें से 10 से अधिक 100 मीटर लंबे अग्नि ड्रैगन प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक अपने मुंह से आग उगल रहा था। फिर लपटें गायब हो गईं और उनकी जगह पेड़ों का एक हरा समुद्र, फिर एक अंतहीन रेगिस्तान, बर्फ की दुनिया और कई अन्य दुनिया जायन की इच्छानुसार प्रकट होने लगीं। उस क्षण वह एक देवतुल्य अस्तित्व प्रतीत हो रहा था। जायन ने अपने किए हुए से संतुष्टि महसूस की और उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके 3 किलोमीटर ऊंचा एक दैत्य जायंट बनाया। उसने उसे अपनी छाती पीटने और फिर आकाश की ओर दहाड़ने का आदेश दिया। इसके बाद क्षितिज के हर कोने से चांदी की रोशनी चमकने लगी और एक चांदी की लहर के रूप में दैत्य की ओर उमड़ पड़ी। आकाश में अंधेरी चांदी किरणें भर गईं और दैत्य चांदी की रोशनियों के नीचे पिघल गया, मानो वह आग के सामने बर्फ हो। लेकिन जब इस प्रकाश ने जायन को ढक लिया तो उसने तुरंत अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया और दर्दनाक चीख मारी। उसकी चीख के बाद आकाश में चांदी की रोशनियां तितर बितर हो गईं। जायन को पूरी तरह से चक्कर आ गया, लेकिन जल्द ही उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली, क्योंकि चांदी की रोशनी और उसके चारों ओर की दुनिया दोनों पूरी तरह से गायब हो चुके थे। वह एक सुरक्षित कमरे के अंदर बैठा था, उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। जायन ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। आखिरकार उसे याद आया कि वह शैतानी घाटी डेविल फॉल वैली के अंदर एक सीलबद्ध कमरे में था। थोड़ी देर पहले उसने अपने द्वारा शोधित की गई प्रकृति मूल गोली नेचर ओरिजिन पिल ली थी और गोली की औषधीय शक्ति के फटने से बनी एक मायावी दुनिया में लिपटा हुआ था। वह खाली भाव से बैठा रहा और तुरंत खड़ा नहीं हुआ। जब उसने मायावी दुनिया में अपने अनुभवों पर विचार किया तो उसका भाव एक क्षण अनावरण और दूसरे क्षण उलझन से भरा रहा। फिर उसने अपनी पीठ को छुआ और पाया कि उसका वस्त्र पसीने से भीगा हुआ था। जायन ने कड़वा मुस्कान दिया। प्रकृति मूल गोली चमत्कार से भी बढ़कर थी, क्योंकि वह उसकी विशाल आध्यात्मिक इंद्रियों के बावजूद भी उसे भ्रमों की दुनिया में डुबो सकती थी। भ्रम के अंदर बिताए अपने समय के बारे में वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया था और उसने अकल्पनीय घटनाओं का अनुभव किया था। उसने आसानी से भारी शक्ति प्राप्त कर ली थी, जो पहाड़ों और समुद्रों को स्थानांतरित करने या हवा और पानी बुलाने में सक्षम थी। लेकिन जब जायन ने याद किया कि उसने भ्रम में क्या किया था, तो मंत्र अविश्वसनीय रूप से अस्पष्ट हो गए और वह एक भी शब्द याद नहीं कर पाया जो उसने बोला था। लेकिन उस स्तर की सांसारिक आध्यात्मिक शक्ति को चलाने का संवेदनपूर्ण विस्तार के साथ याद किया गया। उसने महसूस किया कि मानो उसने इसे अपने शरीर से अनुभव किया हो और उसे विश्वास था कि यह अगले खेती क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में उसके लिए लाभदायक साबित होगा। जायन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और आधे दिन तक उसी स्थान पर रहा, इससे पहले कि वह बहाल शांति के साथ आंखें खोले। उसके चेहरे से उलझन का कोई निशान गायब हो गया था। वह खड़ा हुआ और अपना हाथ उठाया, अपने सामने के पत्थर के दरवाजे पर एक जादुई मुद्रा मारी। दरवाजा आत्मा प्रकाश से चमका और धीरे धीरे खुल गया, जिससे जायन शांति से बाहर निकल सका। जैसे ही वह बाहर निकला, सफेद रोशनी की एक लकीर पत्थर की दीवार से निकलकर उसकी आस्तीन में समा गई। ये चांदनी सिल्वर मून थी जो लोमड़ी के रूप में थी। जायन धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चला और पूछा, मैं कितने समय से अलगाव में था? मेरे अंदर रहने के दौरान क्या कुछ हुआ? चांदनी ने आदर के स्वर में उत्तर दिया, मालिक 2 दिनों के लिए अलगाव में थे। इस दौरान जियारा लिन बाहर आई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि आपकी गुफा की रक्षा करने वाले प्रतिबंध अभी तक हटाए नहीं गए थे और वे अपने निवास पर लौट गईं। जायन ने उदासीनता से कहा, उनकी कम खेती को देखते हुए प्रकृति मूल गोली का उन पर कम प्रभाव पड़ना चाहिए था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे जल्दी अलगाव से बाहर आ गईं। इसके बजाय मुझे इस बात पर अधिक आश्चर्य है कि तुम एक नहीं लेना चाहती। जायन की आस्तीन से चांदनी की असहाय आवाज आए, मालिक को पता होना चाहिए कि मैं एक मानव खेतीकार से काफी अलग हूँ। मैं एक चांदनी भेड़िया सिल्वर मून वुल्फ हूँ जो एक राक्षस लोमड़ी के शरीर में निवास कर रही हूँ। खेती को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा की गोलियों के अलावा मैं किसी भी अन्य प्रकार की खेतीकार दवा की गोलियां लेने की हिम्मत नहीं करती। कौन जानता है कि वे मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं उस जोखिम को उठाने के बजाय खेती करने में अधिक समय बिताना पसंद करूंगी। कुछ विचार के बाद जायन ने त्वरा से कुर्री और बिना कुछ और बोले सिर हिलाया। जाहिर है जायन ने शेष आत्मा किंडल फल बर्बाद नहीं किए थे। उसने प्रकृति मूल गोली लेने से पहले उनका सेवन करने का विकल्प चुना था। जब उनकी औषधीय शक्ति उसके शरीर में घुली तो उसने खेती में एक छोटी लेकिन ध्यान देने योग्य वृद्धि का अनुभव किया। ये वास्तव में इस दुनिया में शायद ही कभी देखी जाने वाली एक आत्मा दवा के योग्य था। जब जायन अपने गुफा निवास के निकास के पास पहुंचा तो उसने अपनी कठपुतलियों को द्वार की रक्षा करते हुए पाया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और एक सफेद रोशनी की चमक में उन्हें अपने भंडार पाउच में बुला लिया। उसी क्षण जायन ने जादुई तकनीक से अपने गुफा निवास का पत्थर का द्वार खोला और शांति से बाहर निकला। जैसे ही जायन बाहर निकला, पड़ोसी पहाड़ों में से एक से प्रकाश की एक किरण निकली। जब जायन ने प्रकाश को आते देखा तो उसने शांति से अपने चारों ओर हाथ लहराए, जिससे जमीन में रखे सभी नजदीकी गठन झंडे और प्लेटें नीली रोशनी की किरणों में एक के बाद एक उसके हाथों में उड़ गए।
उसी क्षण किरण जायन के सामने पहुंची, जिसमें ज़ियारा लिन का आकार प्रकट हुआ। उसने जायन की ओर मीठी मुस्कान के साथ देखा क्योंकि वह हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे के चारों ओर प्रकाश के मंद पड़ने के साथ उसकी शानदार सुंदरता सामने आई। भाई जायन, आप अंततः बाहर आए। मुझे लगता था कि आप बाहर आने में आधा दिन और लगाएंगे। जायन मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि ज़ियारा लिन ने प्रकृति मूल गोली लेने के बाद काफी अच्छे परिणाम अनुभव किए हैं। आप मध्य कोर फॉर्मेशन मिड कोर फॉर्मेशन चरण में आरोहित होने से केवल कुछ वर्ष दूर हैं। अग्रिम रूप से मेरी बधाई स्वीकार करें। ज़ियारा लिन की नज़र चमकी और वह खुशी से बोली, भाई जायन मजाक कर रहे हैं। प्रकृति मूल गोली ने मुझे केवल कई दर्जन वर्षों की कड़ी खेती बचा दी। हालांकि गोली लेने के बाद भाई जायन के पास मध्य नेसेंट सोल चरण में पहुंचने का एक अच्छा मौका है। ये और भी बड़ी बधाई के योग्य है। साथ ही दाव ज़ियारा लिन यह नहीं सोचती कि प्रकृति मूल गोली का प्रभाव कोर फॉर्मेशन खेतीकार पर वैसा ही होगा जैसा कि नेसेंट सोल खेतीकार पर। जायन ने शांत भाव से कहा, हालांकि कहा जाता है कि यह गोली देवत्व परिवर्तन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन चरण के नीचे सभी पर प्रभावी है, लेकिन जितनी कम खेती होगी प्रभाव उतना ही अधिक होगा। जब कोर फॉर्मेशन खेतीकार गोली लेते हैं तो कोई संदेह नहीं कि वे अगले स्तर पर आरोहित हो पाएंगे, लेकिन यह एक नेसेंट सोल खेतीकार के लिए गारंटीकृत नहीं है। चाहे जो कहा जाए, प्रकृति मूल गोली खेती के अगले स्तर पर आरोहित होने के लिए बहुत उपयोगी है। भाई जायन को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, और केवल 200 वर्षों में नेसेंट सोल चरण तक पहुंचने के बाद भाई जायन ने जो योग्यता प्रदर्शित की है, उसे देखते हुए उन्हें मध्य नेसेंट सोल चरण में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर होना चाहिए। योग्यता। जब जायन ने ज़ियारा लिन को ऐसा कहते सुना तो वह कड़वा हंसा। हालांकि उसने उसे सही नहीं किया, लेकिन उसने चुप्पी में सिर हिलाया। ज़ियारा लिन ने मुस्कुराते हुए होंठ भींचे और कुछ और कहने की सोच ही रही थी कि दूरी में एक विशाल गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो एक भयंकर कंपन पूरी दुनिया को हिला गई हो। जायन ने इसे काफी अच्छी तरह संभाला, लेकिन ज़ियारा लिन इससे हिल गई और हवा से गिरने लगी। उसने रोशनी के एक झपके से अपने गिरने को रोका और अलार्म में चिल्लाई, क्या हुआ? क्या हो रहा है? चौंककर जायन ने इस आवाज के स्रोत की दिशा में सिर मोड़ा। ये वह क्षेत्र है जिसे नक्शे पर चिन्हित किया गया था। जायन का मन हिल गया और वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। उसी क्षण क्षितिज से एक सफेद रेखा चीखते हुए आए, अपने पीछे गड़गड़ाहट लिए। एक पल में सफेद प्रकाश मोटा हो गया और नजदीक अचानक सफेद क्यू की अनगिनत लहरें प्रकट हो गईं। जहां तक आंख जाती थी, एक असीम और कल्पना से परे ऊंची सफेद क्यू की लहर ने जायन और ज़ियारा लिन की ओर बढ़ते हुए आसपास के पहाड़ों को निगल लिया। एक पल में यह उनसे केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। अच्छा नहीं। जब जायन ने ये देखा तो उसका भाव बदल गया और उसने अपनी आस्तीन के झटके से छोटी नीली ढाल बुला ली। यह उसके चारों ओर एक बार घूमी और फिर उसके सामने एक विशाल ढाल में फैल गई। उसने विशाल ढाल की ओर इशारा किया और उससे नीली रोशनी की एक परत निकली, जिसने जायन को ढांप लिया। फिर भी बेचैन महसूस करते हुए उसने नीली बर्फीली लौ की एक गेंद थूकी और उसे अपने सामने 30 मीटर की दूरी पर फटने का आदेश दिया। नीली लौ चमकदार रूप से चमकी और चरचराई। क्यू का विशाल बर्फीला गोला तेजी से फैल गया और एक पल में जायन के सामने 20 मीटर ऊंचा एक बर्फ का पहाड़ प्रकट हो गया। जहां तक ज़ियारा लिन का सवाल था, उसने भी अलार्म के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक कढ़ाई किए हुए स्कार्फ को छोड़ा जिसने उसकी रक्षा के लिए प्रकाश की धुंध छोड़ी। जब उसने देखा कि जायन ने एक बर्फ का पहाड़ संघनित किया है तो वह खुशी से जल्दी से उसके पास उड़ गई। उसी क्षण उफनती हुई क्यू की लहर उनके सामने आ पहुंची। पूरा आकाश मंद हो गया जबकि धरती के टूटने की हिंसक आवाजें उनके चारों ओर फट पड़ीं। उनके सामने बर्फ के पहाड़ में एक विशाल कंपन हुआ क्योंकि दर्जनों बड़े पत्थर उससे टकराए। प्रत्येक प्रहार पर एक तीखी टक्कर की आवाज हुई। ये ध्वनि असुविधाजनक थी और किसी का दिल हिला देने वाली थी। जब ज़ियारा लिन ने देखा कि बर्फ का विशाल पहाड़ टूटने के कगार पर है तो वह पीली पड़ गई और अनजाने में जायन की ओर देखने लगी। उस क्षण जायन शांत दिखाई दे रहा था और उसमें घबराहट का कोई निशान नहीं था। जब ज़ियारा लिन ने ये देखा तो उसका मन स्थिर हो गया, ये जानकर कि उसके पास खुद को बचाने के और भी तरीके होंगे। लेकिन ज़ियारा लिन के आश्चर्य के विपरीत जायन ने किसी भी जादुई खजाने या तकनीक का और उपयोग नहीं किया। हालांकि नीला बर्फ का पहाड़ पत्थरों और क्यू की लहरों के नीचे कांप रहा था, लेकिन ये दृढ़ता से खड़ा रहा और टूटने का कोई और संकेत नहीं दिया। अपनी खुशी में ज़ियारा लिन ने पाया कि बर्फ का पहाड़ साधारण हिमनद क्यू ग्लेशियर शीट से नहीं बना था और यह उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत था। एक कप चाय पीने के समय के बाद क्यू की आश्चर्यजनक सफेद लहर अंततः उनके पार से गुजर गई। ये दूरी में गड़गड़ाती हुई जारी रही और अंततः दृष्टि से ओझल हो गई। ज़ियारा लिन ने एक आह भरी, अपने कढ़ाई किए हुए स्कार्फ को धुंध के रूप से वापस अपने हाथ में बुला लिया। उसने जायन की ओर देखा और प्रश्नपूर्ण भाव से पूछा, वह क्या था? शैतानी घाटी में ऐसी चीज कैसे हो सकती है?
जायन की आंखें चमकी और उसने बड़बड़ाया, मुझे यकीन नहीं है। हालांकि दूरी में प्रकट होने वाली आध्यात्मिक क्यू में कुछ अजीब बात है। यह अत्यंत अराजक थी। क्या क्यू की इतनी आश्चर्यजनक लहर किसी व्यक्ति के बजाय एक आकाशीय विदार्थ स्पेशल तेज से आई होगी? हालांकि क्यू की लहर इतनी भयानक थी कि घाटी के प्रतिबंध भी इसे रोक नहीं पाए। नेसेंट सोल खेतीकारों को इससे अच्छी तरह निपटने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अगर वह लहर बाहरी घाटी तक पहुंचती तो वे कोर फॉर्मेशन खेतीकार लगभग निश्चित रूप से मर जाते। जब ज़ियारा लिन ने जायन को सुना तो उसने त्वरा से कुली और क्यू की लहर के आने की दिशा में देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का भी उपयोग किया। चूंकि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए वह केवल इतना ही महसूस कर सकी कि आध्यात्मिक क्यू कुछ हद तक असामान्य थी। यहाँ कुछ गड़बड़ है। भाई जायन, क्या आप इसके स्रोत की जांच करने की योजना बना रहे हैं? जायन ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट महसूस की और निश्चितता के स्वर में बोला, मैं इसकी जांच करने की योजना क्यों बनाऊंगा? चाहे लहर कृत्रिम रूप से बनाई गई हो या एक संयोगवश विस्फोट, मैं अपनी जिज्ञासा के बावजूद परेशानी खोजना नहीं चाहता। चूंकि हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, चलो बाहरी घाटी में वापस चलते हैं। इस अजीब घटना के साथ भूतात्मा संप्रदाय संभवतः हमें ढूंढने में बहुत व्यस्त रहेगा। ध्यान न आए ऐसे जाना एक अच्छा अवसर है। इसके बाद उसने अपने सामने की ढाल की ओर इशारा किया और यह जल्दी से सिकुड़कर उसकी आस्तीन में वापस चली गई। बर्फ के पहाड़ के संबंध में जायन ने उसकी दीवारों पर अपना हाथ रखा और अचानक नीली रोशनी चमकी। पहाड़ एक पल में पिघल गया और जल्द ही केवल नीली लौ की एक गेंद बची रह गई, जो उसकी हथेली में वापस आ गई। ज़ियारा लिन ने यह देखकर चौंककर भाव प्रकट किया। जायन ने अपनी हथेली उठाई और संतुष्टि के एक निशान के साथ नीली लौ की गेंद को देखा। बर्फ की लौओं का उपयोग करने की यह नई तकनीक उसने भ्रम की दुनिया में अपने अनुभव से विकसित की थी। हालांकि यह पहली बार था जब उसने इसका उपयोग किया था, लेकिन इसे कौशल और परिशुद्धता के साथ किया गया था, मानो उसने ये पहले कई बार किया हो, जिससे जायन को बहुत आश्चर्य हुआ। इसने ये स्पष्ट किया कि भ्रम की दुनिया के भीतर के अनुभव सरल कल्पना से पैदा नहीं हुए थे, वे वास्तव में एक उच्च क्षेत्र से स्वर्ग और पृथ्वी की समझ थे। इस अनुभव के बाद जायन को मध्य नेसेंट सोल चरण में प्रवेश करने की अधिक आशाएं थीं। अपने चेहरे पर एक मंद मुस्कान लेकर वह ज़ियारा लिन की ओर मुड़ा और कुछ कहने की सोच ही रहा था कि उनके पीछे क्षितिज से अचानक रोशनी चमकी और दो प्रकाश किरणें प्रकट हुईं। पीली और सफेद प्रकाश की एक किरण कांपते हुए आकाश में से गुजरी, मानो वे जायन की दिशा में भाग रहे हों। जब जायन ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से देखा तो वह आश्चर्य से चिल्लाया। ज़ियारा लिन ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां फैलाईं और पाया कि प्रकाश की दो किरणें दो नेसेंट सोल खेतीकारों की थीं। चूंकि वह और कुछ नहीं देख सकी, उसने पूछा, भाई जायन, क्या आप उन दोनों को जानते हैं? जरूर, मैं उन्हें पहचानता हूँ। मेरा अतीत में उनके साथ कुछ व्यवहार रहा है। जायन ने त्वरा से कुर्री और एक अजीब भाव के साथ उन्हें घूरा। प्रकाश की एक किरण में पीले वस्त्रधारी एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका चेहरा पीला था, येलो मेपल वैली का एंसेस्टर लिंगहू। जहां तक दूसरी प्रकाश किरण का सवाल था, इसमें एक सफेद वस्त्रधारी महिला थी जिसका भाव बर्फीला था, मास्क मून सेक्ट की महान एल्डर और काव्यानयन नानगोंगवान की सीनियर मार्शल सिस्टर। जायन को आश्चर्य हुआ कि दोनों ने शैतानी घाटी में प्रवेश भी किया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल अंतिम क्षण में घाटी में चोरी करके प्रवेश किया था। दोनों के चेहरे पर भय के भाव थे और वे जितनी जल्दी हो सके भाग रहे थे, लेकिन उनके पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वे ऐसे भाग रहे थे मानो कुछ उनका पीछा कर रहा हो, और वे धीमा पड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जायन को यह वास्तव में अजीब लगा क्योंकि वे किसी भी मामले में कमजोर व्यक्ति नहीं थे। एंसेस्टर लिंगहू एक मध्य नेसेंट सोल खेतीकार था और काव्यानयन की सीनियर मार्शल सिस्टर के पास भयंकर खजाने और तकनीकें थीं। यह विश्वास करना कठिन था कि दोनों ने अपनी जगह पर खड़े होने के बजाय भयभीत होकर भागने का फैसला किया था। क्या मौलान दिव्य ऋषि जोंग, मौलान डिवाइन सेज जोंग उनका पीछा कर रहा था? इस विचार के साथ जायन का दिल कांप उठा। मौलान जादू योद्धाओं के साथ उसका रिश्ता कुछ भी अच्छा नहीं था। उसने मौलान जनजातियों की योजनाओं को कई बार नष्ट किया था और कई उच्च श्रेणी के मौलान जादू योद्धाओं को मार डाला था। अगर उसका सामना दिव्य ऋषि जोंग से होता तो उसे डर था कि दिव्य ऋषि निश्चित रूप से उसके पीछे पड़ जाएगा। इस विचार के साथ जायन ने देरी नहीं की और इस तथ्य का लाभ उठाने का निर्णय लिया कि दोनों ने अभी तक उसे और ज़ियारा लिन का पता नहीं लगाया था। एक धुंध में वह ज़ियारा लिन के पास पहुंच गया और मंत्र मुद्रा में हाथ जोड़े। फिर उनके सिर के ऊपर नीली रोशनी की एक परत प्रकट हुई और उन्हें दृष्टि से गायब कर दिया। प्रकाश की दो किरणें उस पहाड़ के पास से गुजरी जहां जायन छिपा हुआ था। जायन एंसेस्टर लिंगहू के मौत के समान पीले भाव को देख सका। फिर उसने उनके पीछे 300 मीटर की जगह पर एक नजर डाली और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम सोचते कहां जा रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम अपने साथी के साथ नहीं रहना चाहते? छिछ, तुम्हारी खेती काफी ऊंची है और तुम्हारी प्राथमिक आत्माएं असाधारण रूप से गहरी हैं।
वे इस स्वामी के लिए बहुत बढ़िया अर्पण बनेंगी। मैं तुम्हें कैसे भागने दे सकता हूँ? इस बार कोई और आश्चर्य नहीं होगा और तुम आज्ञाकारी रूप से मेरी पकड़ में आ जाओगे। आवाज हंसते हुए चिल्लाई और अश्लीलता के स्वर में बोली। इन शब्दों ने पास की दुनिया को हिला दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि 5 किलोमीटर के भीतर के सभी खेतीकार इसे सुन सकें। इसके बाद काली रोशनी की एक रेखा अजीब ढंग से वहां प्रकट हुई जहां जायन घूर रहा था। काली रेखा थरथराती रही, हर पुनर्प्रकट होने पर भागते हुए खेतीकारों के साथ दूरी कम करती रही। एक छोटी देर के बाद यह उनसे केवल 200 मीटर दूर थी। उस क्षण काली चमक के भीतर से एक सिलहूट देखा जा सकता था। हालांकि यह अस्पष्ट दिखाई दे रहा था, जायन ने जल्दी से उस पर ध्यान केंद्रित किया। किसी अज्ञात तकनीक के परिणामस्वरूप जायन अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उस आकृति की खेती नहीं देख सका। वह केवल उसकी अस्पष्ट आकृति देख सका। हालांकि उसकी आकृति जायन को काफी परिचित लगी और थोड़ी देर के विचार के बाद जायन ने उसे पहचान लिया, जिससे वह बहुत झकझोर गया। मार्क्विस नानलोंग, वह यहाँ कैसे हो सकता है? और उसमें कुछ अलग लग रहा है। जायन भ्रम में हिल गया। उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति राक्षसग्रस्त मार्क्विस नानलोंग था। हालांकि जायन को यह नहीं पता था कि एक राक्षसी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और वह अब मूल मार्क्विस नानलोंग नहीं था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली भारी राक्षसी क्यू और एंसेस्टर लिंगहू और मास्क मून सेक्ट की महान एल्डर का पीछा करने की उसकी अश्लील हिम्मत स्पष्ट रूप से विचित्र थी और उसके चरित्र के विपरीत थी। उसी क्षण मार्क्विस नानलोंग दोनों से केवल 100 मीटर की दूरी पर अपनी काली रोशनी में फिर से प्रकट हुआ। उसने डरावने ढंग से हंसी और उसे घेरने वाली काली रोशनी फट गई। पिच काली राक्षसी क्यू की एक गेंद ने उसे लपेट लिया और वह काली चमक की एक लकीर में गायब हो गया। जब एंसेस्टर लिंगहू और सफेद वस्त्रधारी महिला ने देखा कि मार्क्विस नानलोंग गायब हो गया है, तो वे बहुत घबरा गए और अचानक रुक गए। उन्होंने प्रत्येक कार्रवाई की। एक व्यक्ति ने एक पिच काला दर्पण निकाला और दूसरे ने एक जैड राजदन लहराया, दोनों अपने आप को प्रकाश की बाधा में ढांपते हुए। फिर उनके पास ही काली रोशनी चमकी। पिच काली राक्षसी क्यू अचानक फुंकारते हुए बाहर निकली और तुरंत 30 मीटर से अधिक के क्षेत्र को ढांप लिया। उसके भीतर से मार्क्विस नानलोंग की आकृति धुंधले रूप से देखी जा सकती थी। तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। मेरा विरोध करने जैसा कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करो। मार्क्विस नानलोंग ने काली क्यू के भीतर से अपमानजनक मुस्कान के साथ कहा और उसने आराम से अपना हाथ लहराया, इससे पहले कि एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। एक काला हाथ अचानक कहीं से प्रकट हुआ और सफेद वस्त्रधारी महिला पर प्रहार किया। इसके बाद वह दर्पण से बनी बाधा के भीतर 20 मीटर से अधिक पीछे धकेल दी गई, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती। एंसेस्टर लिंगहू का पीला चेहरा ये देखने के बाद और भी बदसूरत हो गया। एक कठोर स्वर में एंसेस्टर लिंगहू ने चिल्लाकर कहा, तुम क्या हो? न केवल तुमने साथी दाव नानलोंग के शरीर पर कब्जा किया है, बल्कि तुमने हमारे साथी खेतीकार की प्राथमिक आत्मा को खाने की हिम्मत भी की। क्या तुम वाकई मानते हो कि शैतानी घाटी के भीतर तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है? शैतानी घाटी में कई दर्जन नेसेंट सोल खेतीकार प्रवेश कर चुके हैं। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हें मौत से बचना मुश्किल होगा। मार्क्विस नानलोंग ने कोई डर नहीं दिखाया, केवल एक अपमानजनक मुस्कान के साथ जवाब दिया, कई दर्जन। हाँ, शानदार। मैंने मूल रूप से माना था कि इस घाटी में केवल कुछ मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में मेरे लिए खाने के लिए इतनी सारी नेसेंट सोल हैं, इसलिए मुझे यहाँ काम पूरा करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने जाना चाहिए। इतनी सारी नेसेंट सोल को खाने के बाद मेरी आत्मा शक्ति ज्यादातर ठीक हो जाएगी। फिर एक विशाल धमाके के साथ काली क्यू तुरंत फट गई और तितर बितर हो गई। काली क्यू में लिपटा एक सिलहूट धुंधला गया क्योंकि वह एंसेस्टर लिंगहू की ओर बढ़ा, अपने पीछे अनगिनत छवियां आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए।